हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। बस ध्यान से है ना, सुनते जाइएगा मेरी बातों को। अगर आप मेरी बातों को सुनोगे ना तो आपको जबरदस्त मजा आएगा हिस्ट्री के अंदर। ऐसा आपने सोचा नहीं होगा कि मतलब हिस्ट्री हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर हिंदी इंग्लिश में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो दोस्तों यार, मेरी बातों को तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बस लिखा हुआ इंग्लिश में है ना। अब हिंदी में मेरे को रहना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं तो इंडिया से ही हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। बट लिखने में थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। ओके। और हिंदी में थोड़ा समझने, क्योंकि आपकी जब वो प्रॉपर हिंदी होती है तो वो समझ में नहीं आती। अपन नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर हिंदी होती है वो समझ में भी कम आती है। ओके। तो इंग्लिश आसान है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं ना कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इस पिक्चर्स को दिमाग में सेट करने की कोशिश करिएगा। अब देखो, हम आगे बढ़ेंगे, पूरा स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को है ना चीजों को दिमाग में बिठाते हुए जाना है। तो चलेगा, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और लास्ट के जिन्होंने 2 सेशन देखे नहीं ना, जरूर देख लेना, क्योंकि अपन सीक्वेंस से है ना सारी चीजों को है ना बेटा, सारी चीजों को दिमाग में मैपिंग करेंगे। और बार बार एक बार वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा क्या करना है कि दोस्तों, कि आपने या तो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या आपके पास पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है ना, उस पीडीएफ को बार बार रिकॉल करना, बार बार पढ़ना है कि सर ने क्या बोला था, डेली का डेली। आप जैसे ही वो डेली के डेली आप पढ़ोगे ना, तो मैं सच में बोल रहा हूं कि आपको बहुत ही जबरदस्त आपको लगने वाला है। अब देखो, लास्ट में आपने देखा होगा कि हमारे पास हम जो भी बातें कर रहे हैं वो हमारे पास 1708 से लेके हमारे पास 1767 तक हमारी जो भी बातें चल रही है वो इसी ड्यूरेशन के अंदर चल रही है। अब देखो सर, हमने मराठाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास अगर मैं बात करूं दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है, मुगलों के बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे दिल्ली के जो चेहरे पे यहाँ पे जो भी आपके पास रूलर्स बैठा हुआ है उसके बारे में अपने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे निजाम का डोमिनेंट था, यहाँ पे निजाम का डोमिन था, मतलब ये आपके पास हैदराबाद डेक्कन वाला। ओके, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो चीजें बची हुई है, एक तो आपके पास ये देख सकते हो, ये आपके पास अवध है, अवध। ओके। अब अवध का मतलब आप समझ सकते हो कि ये आपके पास 1700 से लेके 1785 के बीच का आपके पास ये मैप है, और उसी के टाइम ड्यूरेशन की अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, आपको इसके स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा तो बेटा आपको पीडीएफ तो मिल रहा है ना। अब देखिएगा कि आपके पास यहाँ पे ये जो अवध है इसके बारे में अपन बात करेंगे, जहां पे अभी आधा यूपी आपका अवध में ही था। ओके, आधा यूपी का जो पार्ट है वो अवध का पार्ट था। तो ये देखिएगा, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा हम जो बात करेंगे बंगाल, जो कि आपके पास सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता था बंगाल से होता था बेटा, और सबसे बड़ा इसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अवध, बंगाल, और ये मैसूर। मैसूर जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, अभी देख सकते हो बेंगलोर साइड में आपका जो मैसूर वाला एरिया है उसमें बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वुडियार डायनेस्टी की। वुडियार डायनेस्टी आपकी यहाँ पे थी, यहाँ पे ये मैसूर वाले में, मैसूर वाले किंगडम के अंदर आपकी मैसूर वाले किंगडम के अंदर आपकी वुडियार डायनेस्टी थी। अब क्या होता है कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पहले जो ये मैसूर वाला है, यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर था जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। बहुत बड़ा एम्पायर था बेटा, और इंडिपेंडेंट था ये। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास 1565 के अंदर ये विजयनगर एम्पायर आपका गिर गया। जैसे ही 1576 के अंदर ये हमारे पास विजयनगर एम्पायर गिर गया, तो उसके बाद यहां पे जो मैसूर वाला इलाका है, जो आपके पास मैसूर वाला इलाका है, इस पे आपके पास धीरे धीरे कौन आया पे, वुडियार डायनेस्टी। तो वुडियार यहां पे राज करते थे। बात समझ में आया? आफ्टर डिक्लाइन द विजयनगर एम्पायर, वुडियार डायनेस्टी यहां पे मैसूर वाले में, यहां पे इस रीजन में आपकी रूल करती थी। अब देखिएगा कि सर हमारे पास पहला पॉइंट आप पढ़ते जा सकते हो बेटा, वुडियार ऑफ मैसूर। ओके, कहां पे बेटा, मैसूर की बात चल रही है, यहां पे बात कर रही, साउथ इंडिया की बात चल रही है। ओके, आफ्टर डिक्लाइन द विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर एम्पायर कब डिक्लाइन हुआ था? बहुत बड़ा एम्पायर था बेटा, छोटा मोटा एम्पायर नहीं था। ओके, और मतलब मुगलों के अधीन नहीं था, खुद इंडिपेंडेंट था। तो 1565 के अंदर ये हमारे पास फॉल हो गया था, मतलब विजयनगर एम्पायर गिर गया था। उसके बाद बेटा जैसे ये गिरा था, तो उसके बाद 1673 से लेके 704 तक यहां पर चिक्का देवराज का रूल था। चिक्का देवराज यहां का राजा था। ओके, जो यहां पे रूल करता था, दिस इज अ किंग। इसीलिए आपने बोला कि यहां पे बहुत मतलब टॉप कंडीशन पे थी आपकी ये जो डायनेस्टी है मैसूर वाली, ये बहुत टॉप कंडीशन पे थी, बहुत तगड़े यहां पे राजा थे ये चिक्का देवराज। तो यहां पे बहुत तगड़े तरीके से इन्होंने रूल किया था 1673 से लेके 704 तक। मुगलों से डरते नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। ओके, तो अब ये रूल याद रखना कि किसका था बेटा, इस ड्यूरेशन के अंदर किसका था बेटा, चिक्का देवराज का।
704 आपको पता है, थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करा दूं तो 708 के अंदर किसका डिक्लाइन हुआ था बेटा? औरंगजेब। औरंगजेब डेथ हो गया था, याद आ रहा आपको? औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो आप देखो भैया, औरंगजेब का ही टाइम है ये, 1673 से लेकर 704, ये औरंगजेब के टाइम पे यहां पे जो यहां पे था वो चिक्का देवराज यहां पे रूल करता था। बात समझ में आया? बहुत तगड़ा रूलर था। ओके, पीक पे था इसका रूल। अब देखिएगा कि आपके पास डिवाइडेड द एडमिनिस्ट्रेशन 18 डिपार्टमेंट कॉल्ड चाउड़ीस, क्योंकि यहां पे देखो, ये जो हमारे पास मैसूर वाला जो किंगडम है, जो अभी आपके पास देख सकते हो, जब अपन बात कर रहे हैं 18 के करीबन, तो वहां पे देखो, यहां पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट बन रहे हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे डिपार्टमेंट। अब जब ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं, इनको उन्होंने 18 डिपार्टमेंट में बांट रखा है। कितने डिपार्टमेंट में? 18 डिपार्टमेंट में आपके पास उन्होंने बांट रखा है। तो अब देखो, उस डिपार्टमेंट, जैसे आप देखते हो ना, अभी एक स्टेट होता है, अब एक स्टेट में क्या होता है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के पास रेवेन्यू आता है, वहां का जो भी रेवेन्यू होता है कि इस डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू आया, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू आया, फिर तीसरी डिस्ट्रिक्ट से कितना रेवेन्यू आया, वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर सरकार के पास जाता है। ऐसे ही यहां पे भी यही था कि हमारे पास इसको 18 डिपार्टमेंट में बांट रखा था। एक डिपार्टमेंट से जितना रेवेन्यू आया वो मेन रूलर के पास जाएगा, फिर दूसरे से आया वो मेन रूलर के पास जाएगा। तो ये तो थी बात आपके पास वड़िया डायनेस्टी की। ओके, ये कब आई थी? आफ्टर डिक्लाइन द विजयनगर एम्पायर। अब देखिएगा हमारे पास अगली जो हम बात करेंगे, नवाब ऑफ अवध। ओके, अवध की बात करेंगे बेटा, मैंने बोला ना आधा यूपी अवध में था, आधा यूपी अवध में है अभी भी। अब देखिएगा कि हमारे पास जो ये लखनऊ वाला एरिया है ना, ये अवध का ही पार्ट था। देखो, अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे अभी के जो मैप में, तो ये आपके पास ये अवध था। कौन था? ये अवध वाला पार्ट है। अब यहां पे देखिएगा कि हमारे पास ये अवध था, बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं कि छोटा था, सबसे बड़ा था बंगाल था, ये रहा। अब इसके ये किससे कनेक्टेड है? इधर रोहिल कांड। ओके, रोहिल कांड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम पे। तो यहां पे बेटा अवध के अंदर किसका राज था? ये राज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किसका राज था। तो अब देखिएगा कि अवध जो हमारे पास यहां का, अगर मैं बात करूं, यहां का जो वजीर था वो था सादत खान। ओके, जिसने बसाया था वो कौन था बेटा? सादत खान। इसका जो दूसरा नाम है वो कौन है? बुरहा उल मुल्क। ओके, बुरहा मुल उलक। ओके बेटा, यूपी का बहुत बार नाम आएगा, यूपी को और बंगाल का, यहीं से लूट के गए ना अंग्रेज सब कुछ। देखिएगा सादत खान, तो ये नाम याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सादत खान जो कि आपके पास ये दिख रहा होगा, इसका पूरा नाम है सादत अली खान। सादत अली खान का राज कहां पे था बेटा? अवध के अंदर। नाम याद रखना बेटा। ओके, अब ये देखो हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सादत खान, दूसरा नाम भी याद रखना, बुरहान उल मुल्क। A CI noble had helped मोहम्मद शाह in a conspiracy against the सैयद ब्रदर्स। अब देखो, इसको यहां का नवाब क्यों बना दिया गया था? क्योंकि जो बातें चल रही है ना, वो आपके पास 708 से लेके बेटा आपकी 767 के बीच में ही चल रही है बातें। तो हमारे पास जो आपको पता है सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स ने किसको निपटाया था? फारूक सियार को। याद है ना, बालाजी विश्वनाथ को बुलाया था, बालाजी विश्वनाथ को बुला के उन्होंने फारूक सियार को खत्म कर दिया था। और उस टाइम पे हेल्प किसने की थी? अवध ने भी भाई साहब सैयद ब्रदर्स की हेल्प की थी। ओके, तो सादत खान वही है। तो इस सादत खान को क्या बना दिया जाता है? नवाब बना दिया जाता है। कहां का? अवध का बना दिया जाता है। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो आप चीजों को? तो ये अब आप समझ सकते हो कि जिस टाइम पे आपके मोहम्मद शाह रंगीला राज कर रहे थे, उसी टाइम पे ये नवाब थे कहां के? अवध के। इतनी सी बात आप रिलेट कर पा रहे हो? मैं नहीं कहता हूं कि आपको 100% अभी जो सेशंस पढ़ोगे इससे आपको एक बार में 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन मेरा इतना वादा है कि 40 to 50% आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और वो 40 to 50% ही बहुत काम का है, क्योंकि अब एकदम से तो चीजें दिमाग में नहीं बैठेगी, क्योंकि नाम नाम सुनोगे, बस वो स्टोरी आप सुनते जाइएगा। जब वो स्टोरी सुनोगे तो ना, तो उसके बाद जो आपके पास जो पीडीएफ होगा उसको बार बार रीड करिएगा। अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है, तो ऐसे ऐसे चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। ये पूछता है कि यहाँ का राजा कौन था, यहाँ पे कौन राज कर रहा था, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये किस ड्यूरेशन की बात चल रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिएगा कि हमारे पास अगर मैं बात करता हूं 722 के अंदर अपॉइंटेड नवाब वजीर ऑफ अवध, किसको? सादत खान को। कौन बना देते हैं बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला ही तो आया था ना उस टाइम पे, सैयद ब्रदर ने फारूक सियार को, आपको पता है
फारूक सियार को खत्म कर दिया। तो मोहम्मद शाहिद रंगीला ने सबसे पहले ही सैयद बरतर को खत्म किया था। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, नवाब वजीर बना देता है किसको, सादर अली खान को। नाम याद रखना बेटा, सादत अली खान एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिएगा 739 में आपको पता है उधर से अवध से किसने राज किया। अगर मैं बात करूं तो 7039 के तकरीबन आपको पता है एक ईरानी एम्पायर आया था, ईरान से कोई आया था, इसका नाम कोई बता सकता है। ईरान से एक एम्पायर इधर की ओर आ रहा था जो कि दिल्ली को लूट के गया था, जो कोहिनूर का हीरा यहां से उठा के ले गया था। किसी को याद आ रहा है, जो बहुत लूट पाट मचा के गया था, बोला था कि मोहम्मद शाह रंगीला का तो अब जो है ना 3 किलोमीटर के एरिया में इसका 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर इसका राज है, और 3 घंटे के अंदर पूरी सेना को ध्वस्त कर गया था और बहुत लूट पाट मचा के गया था। कौन था बेटा, याद आ रहा है कौन था, नादिर शाह। नादिर शाह बेटा, नाम नादिर शाह था यार, इसने संजय दत्त ने थोड़ी किया था, संजय दत्त तो अब्दाली था बेटा। नादिर शाह ही तो आया था ईरान से, जो आप बात कर रहे हो ना आपके पास अब्दाली की। तो अब्दाली तो कौन था बेटा, दुर्रानी एम्पायर था, जो दुर्रान अफगानिस्तान का था वो था आपके पास। आपकी बात चल रही है यहाँ पे नादिर शाह की, ये रिलेट करने की कोशिश करो तभी तो चीजें दिमाग में बैठेगी यार। 7039 में आपको पता है मोहम्मद शाह रंगीला को खत्म, मामला उसका खत्म कर दिया था। तो 7039 से लेकर 7054 तक साफदर जंग, ओके, ये साफदर जंग सेकंड नवाब बनते हैं अवध के। देखो हमारे पास मोहम्मद शाह रंगीला को खत्म कर दिया किन्होंने, नादिर शाह ने। जब इन्होंने खत्म किया तो भाई साहब, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला बिठाया, सॉरी ये सादत अली खान किसने बिठाया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। जब मोहम्मद शाह को ही दिल्ली की कुर्सी से हटा दिया किसने, नादिर शाह ने, तो अब भाई साहब सादत अली खान बचेगा क्या वहां पे अवध में? तो आप बोलोगे नहीं बचेगा सर। अगर वो नहीं बचेगा तो कोई ना कोई तो वहां पे वजीर आएगा। तो नया वजीर आया जिसका नाम कौन था, सफदार जंग। ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ओके, बस याद रख सकते हो इस ड्यूरेशन के अंदर ये आता है नया वजीर, सेकंड वजीर ऑफ अवध। अगली बात आती है हमारे पास 7054 से लेकर 7075 तक शुजा उद्दौला नवाब बनता है अवध का। बेटा ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। दो नाम आएंगे यहाँ पे, दो नाम आएंगे, एक तो शुजा उद्दौला जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखो दूसरा आता है सिराज उद्दौला। ये दो नाम आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। देखो ये सिराज है ना, ये सिराज तो बंगाल का नवाब था। कहां का बेटा, बंगाल का। और जबकि शुजा उद्दौला बेटा अवध का था। कहां का था बेटा, अवध का था। ये ध्यान रखना मेरे भाई। अब देखो शुजा उद्दौला, थोड़ा ऊ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो अवध, एक का याद रख लो, दूसरे की याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप यहां पे सिराज उद्दौला को आप बंगाल में बिठा दोगे। तो ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद रखना है। 7054 से लेकर 7075 तक नवाब ऑफ अवध कौन था बेटा, शुजा उद्दौला, ये जो कि आपके पास ये पिक्चर दिखाया है, ओके चलेगा। अब हमारे पास आ जाता है कहां पे, बंगाल पे। कहां पे बेटा, बंगाल पे। देखो हमने यहां पे अवध के बारे में बात कर लिया बहुत अच्छे से, हमने मैसूर वाले के बारे में बात कर लिया, अवध के बारे में बात कर लिया। अब हम इस बंगाल के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा राजतंत्र था। इस बंगाल का बहुत बड़ा प्रांत था बेटा, यहां पे बिहार वगैरह सब इसी में आते थे, पहले बिहार नाम की कोई चीज थी नहीं। अब देखिएगा हम बात कर रहे हैं बंगाल की। अब बंगाल में आपको दिख रहा होगा ये जो है ये मुर्शिद कुली खान है। कौन है बेटा, मुर्शिद कुली खान। ये मुर्शिद कुली खान के बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूं तो ये कोई मतलब, अभी तो यहां पे बोल रखा है कि फर्स्ट नवाब ऑफ द नसीरी डायनेस्टी। तो भाई साहब ये बंगाल के नवाब होते हैं, ओके, और नसीरी डायनेस्टी के ये हमारे फर्स्ट नवाब होते हैं, कहां के, बंगाल के, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई राजा के बेटे थे, ये राजा वाजा के बेटे नहीं थे, ये एक सूबेदार थे। सूबेदार से बेटा ये मतलब धीरे धीरे इनका जो भी रुतबा था, इनका काम करने का तरीका था, वो सारी चीजें औरंगजेब को बहुत उस टाइम पे पसंद आई थी और वो बहुत ज्यादा इससे प्रसन्न हो गए थे। तो उन्होंने भाई साहब इनको सोचा कि इस बच्चे को प्रमोशन देना चाहिए, ओके, तो इसको प्रमोशन दिया और फाइनली प्रमोशन देते देते लास्ट मुर्शिद कुली खान ही वहां का नवाब बना दिया था बंगाल का, ओके। इसमें काबिलियत थी, मैंने बोला ये कोई राजा का बेटा नहीं था, बस मेहनती था, हार्ड वर्कर था, तो इसको राजा बना दिया। तो ये मुर्शिद कुली खान
ये कौन है? मुर्शिद कुली खान। नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। मुर्शिद कुली खान क्या है बेटा? फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये नवाबों को याद रखो यार, ये कहां का नवाब था, ये कहां का नवाब था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और नसीरी डायनेस्टी, ओके, नसीरी डायनेस्टी के पहले ये नवाब थे, ध्यान रहेगा। अब देखिएगा कि ये जो मुर्शिद कुली खान है ना, उन्होंने यहां पे ये जो नवाब हैं बंगाल के, उन्होंने चेंज किया था जागीरदारी सिस्टम टू मल जस्मानी सिस्टम। अब ये मल जस्मानी सिस्टम क्या है और जागीरदारी सिस्टम क्या है बेटा? ये सिस्टम आपको पॉलिटिकल के अंदर समझ में आता है। ओके, पॉलिटिकल के अंदर आपको समझ में आता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को माल जस्मानी सिस्टम में कन्वर्ट किया था। ओके, अगर याद हो जाए तो बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब देखिएगा, दिस लेटर गेव बर्थ टू जमींदारी। बेटा यहां पे जागीरदारी से जो मल जस्मानी यहां पे कन्वर्ट किया था, तो इसी से एक नए सिस्टम का जन्म हुआ था और उस सिस्टम को क्या बोला गया था? जमींदारी। ओके, जमींदारी के बारे में आपने सुना भी होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो इसी से यहां पे जमींदारी का उत्पन्न हुआ था, मतलब जमींदारी इसके बाद आई थी। अब ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल में समझ में आएगी। अब देखिएगा, दिस लेटर गेव बर्थ टू जमींदारी सिस्टम इन बंगाल। अब बंगाल के अंदर क्या आ गया था? जमींदारी सिस्टम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जमींदारी सिस्टम कहां पे आया था, तो आपका आंसर होगा बंगाल में आया था। ओके, अब यहां पे देखिएगा कि हमारे पास उसका राज यहां पे खत्म हो जाता है और उसका राज खत्म होने के बाद नया यहां पे राजा आता है जिसका नाम है अली वर्दी खान। ओके, अली वर्दी खान फोर्थ नवाब ऑफ बंगाल। ये भी कोई राजा का बेटा नहीं था बेटा, बस ये था कि हार्ड वर्क करता, और वो हार्ड वर्क के कारण ही ये क्या बना था बेटा? वहां का नवाब बना था। बेटा ये राजा की कुर्सी मतलब तख्ता पलट दिया है वहां पे। पहले नसीरी डायनेस्टी से था, कौन था बेटा? नाम याद हुआ आपको? मुर्शिद कुली खान। अब जो नया आया वो अली वर्दी खान है, जो कि आपको यहां पे मैं पिक्चर में दिखा दूं, ये रहा आपके पास अली वर्दी खान। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट आपको पिक्चर दिख रहा होगा। अब देखिएगा, हमारे पास यहां पे ये जो नवाब है बंगाल के, अगले जो नवाब है कौन है? अली वर्दी खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। ओके, अब यहां पे अली वर्दी खान डिसमिस मीर जाफर। ये मीर जाफर कौन है? ये मीर जाफर थोड़ा रोल में आएगा आने वाले टाइम पे। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये बात कर रहा है। मीर जाफर बहुत डरपोक इंसान था। ओके, बहुत डरपोक इंसान था। तो इसके बारे में आने वाले टाइम पे अपन चर्चा करेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके पास देखो गवर्नर, ओके, इनसे बात कर रहे कैसे झुका पड़ा है, यहाँ पे देखो झुक रहा है ना। तो मतलब आप समझ सकते हो कि बोगस इंसान था। इसके बारे में थोड़ा आने वाले टाइम पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अली वर्दी खान ने क्या किया कि सबसे पहले तो ये मीर जाफर है ना, इसको पहले क्या ना आर्मी का कमांडर बना रखा था। ओके, कि आप आर्मी को कंट्रोल करो। लेकिन ये था मीर जाफर है ना, बेवकूफ इंसान था। तो इसको भाई साहब, इसको आर्मी का जो कंट्रोल था उससे हटा दिया गया। किसने? अली वर्दी खान ने इसको हटा दिया कि बस सबसे पहले तो राजा बनने के बाद उसने यही काम किया कि मीर जाफर को है ना आर्मी का कंट्रोल नहीं देंगे। अब आप याद करो, थोड़ा सा याद करो, इस ड्यूरेशन के अंदर मुगल ये जो मराठा थे, मराठा कौन से मराठा का राज था उस टाइम पे? महाराष्ट्र में जो वहां पे मराठा है, इस 7040 से लेकर 7056 तक कौन राज कर रहा था इस टाइम पे? कोई मुझे बता सकता है 7040 टू 7056 मराठा में कौन पेशवा था बेटा? मराठा के अंदर कौन पेशवा था? कोई बता सकता है? बाजीराव था, या आपके पास दूसरा अगर मैं बात करूं बालाजी था, बालाजी विश्वनाथ था, या बालाजी बाजीराव था? कौन था बेटा? तो आपको याद है इस टाइम पे बाजीराव तो 7020 से लेके 7040 के बीच ही आपका खत्म हो गया था। और उसके बाद जो राज किया था पेशवा, नए पेशवा कौन बने थे? बालाजी 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 बाजीराव। बाजीराव याद आ रहा है आपको? बाजीराव वन, ओके सॉरी, बालाजी बाजीराव, जो कि कौन थे बेटा? नाना साहेब। ये रिलेट करने की कोशिश करो बेटा, नाना साहेब बेटा बालाजी नहीं थे, बालाजी तो बेटा दादाजी का नाम था, उनका बेटा वो बाजीराव था, बाजीराव का बेटा था ये, इसलिए इसको बालाजी बाजीराव बोला गया। ये नाना साहेब था बेटा, इस टाइम पे नाना साहेब था। आपको पता है ना, ये जो मराठा था ना, ये मराठा थे ना, ये थोड़े खतरनाक थे। मैंने बोला ना जहां भी जाते थे लूटपाट मचाते थे। अब देखो ये पूरा यहाँ पे मैंने बोला था ना, साउथ इंडिया के अंदर मराठों ने राज कर लिया था कंप्लीट। यहाँ पे सबसे टैक्स वसूलते थे। अब सबसे यहाँ पे ये उड़ीसा वगैरह सब मराठा के अंदर ही थी।
अब देखो बेटा, ये मराठा था ने कभी भी इनका मन करता था ना कि आज उस पे आक्रमण करना है तो किसी पे भी कर लेते थे। अब ये जो अवध है ना, ये थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए यहां पे नहीं करते थे, लेकिन बंगाल पास में ही था। अब उनका जब भी मन करता था वो बंगाल पे बेटा डायरेक्ट आक्रमण करते थे। तो इन मराठाओं से ना सब डरते थे कि ये मराठा ना कभी भी किसी पे भी आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे जो मैंने बोला, अलीवर्दी जो खान है, अलीवर्दी खान है, उन्होंने सबसे पहले मीर जाफर को बेटा आर्मी का कमांडर से हटाया कि क्या पता ये मराठा जब आक्रमण करेंगे ना तो ये मीर जाफर उनकी ओर मिल जाए। तो इसलिए उन्हें उसने सबसे पहले मीर जाफर को हटा दिया कि मराठों से क्योंकि युद्ध होगा तो भाई साहब उनसे फाइट करने के टाइम पे ये मीर जाफर उनसे ना मिले, इसलिए दूसरे को कमांडर यहां पे बनाया गया। तो यहां पे यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि बेटा आपके पास अली वर्दी खान डिसमिस मीर जाफर, ओके, टुक द कंट्रोल ऑफ आर्मी, आर्मी का कंट्रोल करता था, वहां से हटाया। डिफेंडेड अगेंस्ट द मराठा एंड रिपेल देम, और उसके बाद इन्होंने मराठाओं से रिपेल किया और युद्ध किया। अब देखिएगा, अली वर्दी खान ऑर्डर द डिगिंग ऑफ मराठा अराउंड द कलकत्ता। अली वर्दी खान ने यह ऑर्डर दिया कि मतलब ये मराठाओं ने मतलब हद पार कर रखी है यार, है ना। अब जो भी मराठा है ना उनको ना खड्डे में गाड़ दो, मतलब मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, क्योंकि इन्होंने भाई साहब हद ही पार कर दी। मैंने बोला ना, जहां भी जाते थे लूटपाट मचाते थे, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म का कोई अंदर था ही नहीं। उस टाइम पे अपने अपने प्रांत को सब बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने, अली वर्दी खान ने बोला कि अगर वो आए ना अब तो उनको गाड़ दो, मार दो, जमीन में गाड़ दो, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दिया। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि भाई साहब तो टैक्स वसूलने आते थे, पैसा लेने आते थे। तो टू प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम मराठा बर्गी रेड्स। बर्गी रेड्स मतलब जो पैसे का नाम है, जो उनसे पैसा लेते थे, टैक्स लेते थे, वही बात कर रहा है बर्गी टैक्स, उसी को बर्गी टैक्स बोला है। अब देखो भाई साहब, जैसे ही अली वर्दी खान का राज कहां तक था, 1756 तक। 1756 से के बाद 1757 में कौन आता बेटा, सिराज उद्दौला। देखिए मैंने बोला ना बेटा, एक तो सुजा उद्दौला आएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होते हो, और दोनों आपको ऑप्शन में दिखेंगे। तो सुजा उद्दौला कहां का था बेटा, नवाब ऑफ अवध, और सिराज उद्दौला कहां का था बेटा, नवाब ऑफ बंगाल। तो ये 1757 में आता है बेटा। ये जो अली वर्दी खान है उसका ग्रांड सन था, ओके, उसका ग्रांड सन था। तो ये 5th नवाब ऑफ बंगाल थे, ये जो आपको दिख रहा है ये रे बेटा। और ये जैसे आपने सुना होगा, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जानते होंगे, ओके। मोहम्मद शाह रंगीला कैसा था, रंगीला इंसान था भाई साहब, मस्त, अपने अपने धुन में मस्त रहता था, उसको राजपाट से कोई लेना देना नहीं था। अब ये भाई साहब तो बहुत खतरनाक इंसान थे। इनके बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात बताऊं, सिराज उद्दौला के बारे में, इनको ऐसे पसंद था कि जैसे कि ये क्या करता था कि मतलब जो सामने कोई नदी वगैरह है तो वहां पे बोलता था कि 10 आदमी इस नाव में बैठ के नदी में जाइएगा, तो उन 10 आदमियों को नदी में भेज देता था। और जब वो बैठ के जाते थे, अब वो बोलता था कि इस नाव को डुबो दो, इस नाव को डुबो दो, इस 10 आदमियों को भी डुबो दो, क्योंकि ये देखना चाहता था कि मरते हुए आदमी कैसे लगते हैं। तो इसको ऐसे मजा आता था, ऐसे ऐसे फालतू के काम करता था ना ये। तो मतलब आप समझ सकते हो कि राजा तो था लेकिन बोगस राजा था, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब इसको ना जिंदा आदमी मरता कैसे, उसमें इसको बहुत ज्यादा मजा आता था, और अपनी रंग रलियों में मजे मजे में रहता था। इसको कोई मतलब नहीं था राजपाट से, ठीक है, भाड़ में जाए राजपाट, ऐसा था, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये रहा सिराज उद्दौला। देखो, सीरियल बाइसेक्सुअल रेपिस्ट बोलते ना, सीरियल किलर है भाई साहब, है ना, वही सटका हुआ दिमाग था इसका कि भाई साहब देखें मरते हुए आदमी कैसे लगते हैं। अगर ये एक बार तो इसने ऐसा भी किया था कि मतलब अंग्रेजों के कुछ आदमी थे ना, उनको बोला जाता है कि एक कमरे के अंदर है ना, जैसे 6x4 का कमरा है, उसके अंदर 150 आदमियों को बूझ दिया था, ओके, 150 आदमियों को उसने बूझ दिया था, और उसी के अंदर 10 शायद जाने कितने दिन तक उसने बूझा रखा था, और वो वहीं के वहीं आधे आदमियों ने उसी के अंदर दम तोड़ दिया था। तो ये इस टाइप का इंसान था। अब सोच सकते हो कि 6x4 के कमरे में 150 आदमी कैसे आ सकते हैं। तो ऐसी बातें बोली जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सारी की सारी बातें सही हो सकती हैं, बट किताबें यही बताती हैं आपको। लेकिन अगर उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात तो होगी, तभी ऐसा लिखा जा रहा है, ओके। तो ये हमने सारे प्रोविंस के बारे में अपने बात किया। तो यहां तक तो हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब होता है हमारा नया पार्ट शुरू। तो अब आप लोग बताइएगा कि यहां तक का पार्ट आपको कैसा लगा। अब हमारा होता है नया चैप्टर हमारा शुरू, जल्दी बताइएगा।